हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और ये लॉन्ग आंसर टाइप के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Methods of measurement of national income, as you can see in slide, it has been divided into three parts. तीन तरह के मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। फर्स्ट है आउटपुट मेथड, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम स्टडी करें आउटपुट मेथड पे। आपको क्लियरली नेम से, हेडिंग से क्लियर हो गया होगा। इस मेथड के तीन नाम हैं। पहला इसे आउटपुट मेथड कहते हैं, सेकंड प्रोडक्ट मेथड और थर्ड इन्वेंट्री मेथड। सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड एंड इन्वेंट्री मेथड. This method approaches national income from the output side. Please pay attention. Here, national income is counted from the output side. और ये भी आपके लिए एक बहुत important objective है. Under this approach, the economy is divided into different sectors such as agriculture, mining, manufacturing, small enterprise, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। यानी कि आउटपुट मेथड के हिसाब से अगर आपको नेशनल इनकम को मेजर करना है तो हम आउटपुट साइड देखते हैं, कितना प्रोड्यूस हुआ उसे देखते हैं। उसे मेजर करने के लिए हम पूरी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में बांट देते हैं और उन सेक्टर्स के एग्जांपल हमने किए। वो सेक्टर्स हो सकता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स एक्सेट्रा। नाउ इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझना है। द प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड आइदर बाय वैल्यूइंग all the final goods and services produced during a year at their market price. और इस अप्रोच को हम फाइनल गुड्स अप्रोच कहते हैं। यानी कि आउटपुट मेथड के अंडर आप टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस को स्टडी करेंगे। पहला होगा फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा होगा वैल्यू एडेड अप्रोच। पहला देखिए, फाइनल गुड्स अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हैं। यानी कि उसका आउटपुट लेते हैं कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल स्टेज वाली जो कि कंज्यूमर यूज़ कर सकता है वो प्रोड्यूस हुई हैं। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि आपने इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, यानी कि रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को नहीं लेना है। और जो भी आउटपुट आपके पास है यू विल मल्टीप्लाई दैट विद द मार्केट प्राइस, तभी आपको इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एट ईच हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन until these products are turned into final products. यानी कि अलग अलग स्टेज पे जब प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग होता चला जाता है ताकि वो फाइनल स्टेज तक पहुंच सके, तो हर एक स्टेज पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसे हम काउंट करते हैं और टोटल अप करते हैं, तभी हमें नेशनल इनकम मिलता है और इसे हम वैल्यू एडेड अप्रोच भी कहते हैं। अभी इसे डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमें किस तरह से इन अप्रोचेस को यूज़ करना है। कहते हैं अप्रोचेस ऑफ आउटपुट मेथड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, दिस मेथड सजेस्ट टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस for the measurement of gross national product. First है final goods और final product approach and second is value added approach और जिसे आप value added method भी कहते हैं। पहला देखिए final goods approach या final product method. Final goods are those goods which are ready for final consumption. According to this approach, the value of all final goods and services produced in primary, secondary and tertiary sector are included and the value of all intermediate transactions are ignored
पे अटेंशन, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड। दैट मीन्स आप रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को काउंट नहीं करेंगे। आप तीनों सेक्टर में प्रोड्यूस हुई, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, तीनों सेक्टर में जितनी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उसका आउटपुट ले लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस के साथ। For example, the price of bread includes the cost of wheat, making of flour, etc. Wheat and flour are both intermediate products. Their values are paid up during the process of production. So, in the final product, that is bread, the value of intermediate goods are already included. यानी कि जब आपने ब्रेड का प्राइस ले लिया है तो उसके अंदर व्हीट और फ्लोर दोनों का कॉस्टिंग ऐड हो चुका है, तो आपको सेपरेटली व्हीट और फ्लोर को नहीं लेना है नेशनल इनकम में, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच आती है आपकी वैल्यू एडिड अप्रोच। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, value added approach is used. According to this approach, the value added at each stage of production process is included. यानी कि हर स्टेज, जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी हर एक स्टेज के ऊपर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है आप उसको कंसिडर करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट and input at each stage of production is called the value added. Thus, GNP is obtained as the sum total of the values added by all the different stages of production process till the final output is reached in the hands of consumers to meet the final demand. Let us take the example of the table to understand this. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दिखा रहे हैं हम लोग। प्रोडक्शन स्टेज डिस्कस किया गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन वैल्यू ऑफ इनपुट और वैल्यू एडेड को लिया गया है। यहाँ देखिए कॉटन का फर्स्ट प्रोडक्शन स्टेज है कॉटन। कॉटन का आउटपुट वैल्यू कितना है 150 एंड इनपुट क्या है 0। सो वैल्यू एडेड कितना हुआ दैट इज 150 ओनली। So value added क्या होता है? Value added at each stage is calculated by deducting the value of inputs from the value of output. यानी कि आउटपुट में से इनपुट का वैल्यू आपने माइनस किया तो आपको वैल्यू एडेड मिल गया। जैसे कि यहाँ पर 150 में से हमने 0 माइनस किया है तो हमारे पास 150 आया। अभी उस कॉटन को हमने यार्न बनाया है, सो आउटपुट में उसका वैल्यू कितना हो गया दैट इज 250। इनपुट कितना था, प्रीवियस वैल्यू कितना था दैट वाज 150। सो वैल्यू एडेड कितना हुआ 100। इसी तरह जब उस यार्न को हमने क्लॉथ में चेंज किया, कन्वर्ट किया, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया उस स्टेज पर 400। इनपुट कितना था 250। सो वैल्यू एडेड कितना हुआ 400 माइनस 250 इक्वल्स टू 150। तब उसकी शर्ट बनी तो वैल्यू कितना हो गया शर्ट का 500। इनपुट वैल्यू कितना है 400, तो वैल्यू एडिड कितना हुआ 100। टोटल वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, वैल्यू एडिड के कॉलम में दिए हुए टर्म्स को प्लस करके, दैट इज 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 इक्वल्स टू 500. So value added at each stage is calculated by deducting the value of inputs from the value of output produced. The sum total added at different stages make GNP. In the above table, the value of final goods, that is rupees 500, that is the pricing of the shirt. The sum total of value added at each stage of production is rupees 500. Thus, the total value added is equal to the value of final goods, that is 150 plus 100 plus 150 plus 100 equals to 500. अभी लेते हैं precautions to be taken while calculating the national income with the help of output method. So while estimating national income by output method, the following precautions should be taken. First is to avoid double counting. Only the value of final goods and services must be taken into account. यानी कि आप रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को लेंगे।
Second point, goods used for self-consumption by the farmers should be estimated by a guesswork. यानी कि फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा मार्केट में सेल करने के लिए नहीं बेचते हैं, उसमें से कुछ पार्ट वो अपनी यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो हम नेशनल इनकम में उसे कैसे काउंट करेंगे? हम नेशनल इनकम में एक गैसवर्क फ्रेम करेंगे जिसमें ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि फार्मर्स ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इतना प्रोड्यूस रखा है। सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड in the national income. Third, indirect taxes included in the market prices are to be deducted, and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of नेशनल इनकम। सो आपको ये याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस कर देना है, डिडक्ट कर देना है और सब्सिडीज को ऐड करना है while estimating the national income through the output method. Fourth is, while evaluating output, changes in the price level between different years must be taken into account. यानी कि प्राइस लेवल में जो चेंजेस आए हैं उसकी तरफ भी आपको खास ध्यान देना है जब आप नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं। Value of exports should be added and value of imports should be deducted, यानी कि x minus m. Sixth is, depreciation of capital assets should be deducted. Seven, sale and purchase of second-hand goods should be ignored as it is not a part of current production. Pay attention, sale of second-hand goods should be ignored. सो सारे 7 पॉइंट क्या हैं हमारे प्रिकॉशन के? पहला, डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है, इनके ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को इग्नोर करना है। सेकेंड पॉइंट ये बताता है इम्प्यूटेड वैल्यू लेना है गुड्स प्रोड्यूस का जो कि फार्मर्स अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं और उस इम्प्यूटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको डिडक्ट कर देना है और सब्सिडीज को ऐड करना है। फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि जब भी आप आउटपुट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो प्राइस लेवल में जो चेंजेस आए हैं ओवर द इयर्स उसको भी आपको ध्यान देना है। फिफ्थ पॉइंट ये बताता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देना है और इंपोर्ट्स को डिडक्ट कर देना है। देन डेप्रिसिएशन आपको डिडक्ट कर देना है। और सेवेंथ पॉइंट ये बताता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। Output method is widely used in the underdeveloped countries. However, it is less reliable because of the margin of error, यानी कि गलती के चांस ज़्यादा हैं। In India, this method is applied to agriculture, mining, manufacturers, including handicrafts, but it is not applied for transport, commerce, and communication sector in India. सेकेंड मेथड हमारा आ रहा है दैट इज इनकम मेथड और आप देख पा रहे हैं इनकम मेथड का दूसरा नाम है फैक्टर कॉस्ट मेथड। अब यहाँ दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। हमने आउटपुट मेथड किया तो वहाँ हमने स्टडी किया था कि दैट मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट साइड और यहाँ हम स्टडी करें इनकम मेथड में कि इनकम मेथड नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन साइड से स्टडी करता है। According to this method, the income payment received by all citizens of a country in a particular year are added up. So, income जितने भी लोगों ने कमाया है, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, जितना भी इनकम उन्होंने कमाया है उस इनकम को ऐड कर लिया जाएगा, उस पर्टिकुलर साल की कमाई को ऐड कर लिया जाएगा तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा। अभी इनकम कौन सी? तो लिखा हुआ है इनकम एक्रूड टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ रेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर ऑल एडेड टुगेदर। यानी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपको पता ही है,
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और वो चारों फैक्टर्स को जो इनकम होती है दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, उन सब को ऐड कर लिया जाता है टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड. Now, income received in the form of transfer payments are ignored. आपने ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो की हैं उसे इग्नोर कर देना है. ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती हैं? एग्जाम्पल आप बोलते हो स्कॉलरशिप दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, डोनेशंस दिए हैं, ओल्ड एज पेंशन्स चल रही हैं, ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं. इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ वन साइडेड एक्सपेंडिचर है. सो आप उसे ऐड नहीं करेंगे under the income method in the national income. The data pertaining to income are obtained from different sources. For example, from income tax returns, reports, books of accounts, as well as estimate for small income. तो हम अलग अलग सोर्सेज से कितनी कमाई हो रही है उसका इंफॉर्मेशन लेते हैं और उन सबको प्लस करते हैं टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम. Now, GNP can be treated as the sum of the factor income. Thus, GNP according to the income method is calculated as follows. National income is equal to rent plus wages plus interest plus profit. यानी कि चारों फैक्टर से जो इनकम आपने कमाया उन सबको प्लस कर लिया, प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. So NI is equal to R plus W plus I plus P plus MI plus X minus M. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आप नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हो. आप R plus W plus I plus P plus MI plus X minus M लेते हैं. प्रिकॉशंस क्या हैं जब आप नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड? तो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं आपको? सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड. इन सब चीज़ों को आपने इनकम एज्यूम नहीं करना है, इसे आपने ऐड नहीं करना है नेशनल इनकम में. सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हर और हिज के चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड. लेकिन वही टीचर अगर बाहर किसी बच्चे को पढ़ा रही है और उसके बदले में फ़ीस ले रही है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है. लेकिन अगर वो टीचर सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रही है और जिसके बदले में उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आपने उसकी सर्विसेज को इग्नोर करना है. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद रखिएगा. अनपेड सर्विसेज को आप लोग नेशनल इनकम में अंडर इनकम मेथड ऐड नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, old age pensions, unemployment allowance, etc. should be ignored. फोर्थ ये बताता है एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजैक्शंस डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि रियल प्रोडक्शन नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं, तो आप इन चीज़ों को भी इग्नोर करेंगे. शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के अंदर जो पैसा डाला गया है या कमाया गया है आप उसे इग्नोर करेंगे. फिफ्थ पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड. फोर्थ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, income from government property and profits from public enterprises such as water supply should be included. Pay attention, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनीज का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से जो कमाई हुई या पब्लिक एंटरप्राइजेस से जो कमाई हो रही है उन सब को ऐड करना है. 7, imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included. यानी कि आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें रख रहे हैं या आपने ऑनर, आप खुद ऑनर हैं उस घर के, तो उसका भी रेंट, इम्प्यूटेड रेंट यानी कि गेस्ट वर्क से रेंट लेना है और उसे भी आपने नेशनल इनकम में ऐड करना है.
In India, the National Income Committee of the Central Statistical Organization uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal art, public administration, and domestic services. थर्ड मेथड हमारा आ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, और जिसे आप आउटले मेथड भी कहते हैं. दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर. यानी कि आपने एक पर्टिकुलर ईयर में हमारी सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना खर्चा किया है उन सबको ऐड कर लिया जाता है. उसे आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं वो कहेंगे. Income can be spent either on consumer goods or on capital goods. Thus, we can get national income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure made by individuals, firms, as well as government of a country during a particular year. Thus, gross national product is found by adding up C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. That means national income is equal to C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. Let us discuss these things in detail. First is private final consumption expenditure, जिसे हमने C word के साथ denote किया है. Private final consumption expenditure by household on non-durable goods such as food which are used immediately, expenditure on durable goods such as car, computer, television set, washing machines, etc., which are generally used for a longer period of time, and then expenditure on services like transport services, medical services, etc. यानी कि हम उन सब खर्चों को यहाँ पर रखेंगे जो प्राइवेट इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स करते हैं. वो खर्चा उनका ड्यूरेबल गुड्स पे हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे हो सकता है और सर्विसेज पे हो सकता है. अभी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं आपको पता है, जो चीज़ें काफ़ी साल तक यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल कार, कंप्यूटर, टेलीविजन, यहाँ पर एग्जांपल आपको कोट किए गए हैं. नॉन ड्यूरेबल फूड विच एवर यू आर ईटिंग, यू आर एंजॉइंग एंड that gets finished with that particular time period only. And services refers to transport service, medical service, etc. A second point is gross domestic private investment. It is referred by the word I. It refers to expenditure made by private businesses or on replacement, renewal और न्यू इन्वेस्टमेंट. अब रिप्लेसमेंट मतलब कुछ नया मशीनरी खरीदा है पुरानी की जगह पर, रिन्यूअल नया कुछ काम चालू किया है, और न्यू इन्वेस्टमेंट्स की हैं. उन सबको हम आय की कैटेगरी में डाल रहे हैं. वंस अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, दीज ऑल आर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इसे हमने जी वर्ड के साथ डिनोट किया है. अभी आता है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है. Government's final consumption expenditure refers to the expenditure incurred by the government on various administrative services. यानी कि पूरे इकोनॉमी को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को जो खर्चा करना पड़ता है वो सब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे होने वाला खर्चा कहते हैं. सेकेंड आता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अभी इसे कहा जाता है, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एग्जाम्पल दिया है आपको, रोड बनाना, रेल्स को चलाना, ब्रिजेस, डैम्स, कैनल्स बनाना, ताकि बिजनेस सेक्टर उसे यूज़ कर सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. फोर्थ पॉइंट आता है आपका नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स. It refers to the difference between exports and imports of a country during a period of 1 year. एक साल के अंदर जितना हमने एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया उसके डिफरेंस को ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड.
Fifth is net receipts, the difference between expenditure incurred by foreigners on domestic goods and services and expenditure incurred abroad by the residents on foreign goods and services. उन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है और उसे ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में. इसीलिए हमारा नेशनल इनकम किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस P. Let's go to the precautions to be taken while estimating national income with the help of expenditure method. The following precautions should be taken. First is expenditure on all intermediary goods and services should be ignored in order to avoid double counting. That means ऑलरेडी हमने ये पीछे डिस्कस किया, रॉ मटेरियल्स को और सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर किए जाने वाले खर्चे को आपको ऐड नहीं करना है, नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना है. Second, expenditure on the repurchase of second-hand goods should be ignored as it is not incurred on currently produced goods. क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, उसकी ऑलरेडी एंट्री उस पुराने साल में हो चुकी होगी, ये कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए आप इसे करंट ईयर की नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे. Third is expenditure on transfer payments like scholarship, old age pensions, unemployment allowance, etc. should be ignored. Fourth, expenditure on repurchase of financial assets such as shares, bonds, debentures, it should not be included क्योंकि ये वाली ट्रांजैक्शन डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. फिफ्थ, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड. सिक्स्थ, expenditure on final goods and services should be इंक्लूडेड. फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया जाने वाले खर्चे को हम ऐड करेंगे. एंड सेवंथ इज सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड. सो ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं. इन 7 पॉइंट का ध्यान रखते हुए नेशनल इनकम को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ दीज मेथड्स द आउटपुट मेथड एंड income method are extensively used in advanced countries like USA and UK. The income method is popular. Expenditure method is rarely used by any country because of practical difficulties in it. In India, the Central Statistical Organization adopts a combination of both output method and income method to estimate national income of India. So we have covered 3 methods of measurement of national income. First was output method, second income method, and third was expenditure method. First we have discussed with the meaning of all these 3 type of methods. Then we have discussed with the precautions of these type of methods. So all of you go through the lecture well, twice and thrice, and prepare your answer. Thank you very much, students.